आधार संशोधन बिल इसी सत्र में पास कराने की कोशिश में सरकार। रियल एस्टेट रेगुलेटर को भी मिल सकती है हरी झंडी। कैबिनेट की बैठक खत्म। लोकसभा में पास हुआ कंपनी कानून संशोधन बिल। नए कानून से देश में आसान होगा बिजनेस करना। कारोबार समेटने के मामले की सुनवाई सिर्फ 2 सदस्यों वाली बेंच करेगी। स्पाइसजेट को मिल सकता है पुराने प्रमोटर अजय सिंह का साथ। तेल कंपनियों ने भी पैसे लेकर फ्यूल देना शुरू किया। दोबारा शुरू हुई उड़ानें। लेकिन यात्री अब भी परेशान। एयरपोर्ट पर सुबह से कर रहे हैं अपनी फ्लाइट का इंतजार। बॉम्बे का दिया टिकट और अब बॉम्बे से औरंगाबाद जाना बोल रहे उनको दे रहे नहीं हो टिकट भी, और वो बोल रहे बाय रोड तुम तुम्हारे हिसाब से जाओ। रिक्वेस्ट भी किया कि हमारे साथ बुजुर्ग भी है, एग्जाम भी है बच्चों की, लेकिन वो कोई रिस्पांस नहीं दे रहे। शेयर बाजार में गिरावट का 5वां दिन। आज सेंसेक्स करीब 70 पॉइंट लुढ़का। आज निचले स्तरों से करीब 200 पॉइंट का सुधार। जानकार दे रहे हैं हर गिरावट पर निवेश की सलाह। आप लेते हैं ना, सेल में जाते हैं ना, वेट करते हैं कि यार दिसंबर आएगा, जनवरी महीना आएगा, उसमें सेल में जाके करेंगे। ये सेल चल रही है, तो इज ए बिग सेल गोइंग ऑन। मेरे हिसाब से तो अगले 5, 7, 10 दिन के लिए जो भी आदमी कैश पे बैठा है, इट्स अ राइट टाइम टू इन्वेस्ट। और पेशावर हमले के बाद एकजुट हुए पाकिस्तान के सभी राजनीतिक दल। आतंकवाद से जुड़े मामलों में मौत की सजा से रोक हटाई गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज एट 9। मैं हूं तमन्ना इनामदार दत्ता। नमस्कार, मैं हूं कविता थपलियाल। आगे बढ़ते हैं, डालते हैं नजर कुछ और बड़ी सुर्खियों पर। कच्चे तेल में गिरावट बढ़ी। $59 के नीचे फिसला ब्रेंट। रुपया 9 पैसे कमजोर होकर 64 प्रति डॉलर की ओर बढ़ा। बाजार की नजरें अब अमेरिकी फेड की बैठक पर। आज खत्म होगी 2 दिनों की बैठक। कमजोर क्रूड के बावजूद ब्याज दरें बढ़ाने का प्लान बदलना मुश्किल। वित्त मंत्री के बजट को बेहतर बनाने के लिए क्या है आईकैन इन्वेस्टमेंट के अनिल सिंघवी और बॉस्टन कंसल्टिंग के जन्मजय सिन्हा के बिग बजट आइडिया। देखिए आगे बुलेटिन में। विकास के लिए रेलवे ने निकाला नया तरीका। निजी कंपनियां अपने खर्च पर बिछाएंगी रेल लाइन। मंत्रालय ने तैयार किया खाका। आवाज एक्सक्लूसिव। वाइब्रेंट गुजरात समिट में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल। निवेश बढ़ाने के लिए राज्य के कॉर्पोरेट्स के साथ की मुलाकात। और पैसे की तंगी से जूझते जूझते बंद होने की कगार तक पहुंच चुके स्पाइसजेट के लिए कुछ राहत की खबर है। एयरलाइन के पुराने प्रमोटर अजय सिंह इस बुरे वक्त में स्पाइसजेट का साथ दे सकते हैं। साथ ही तेल कंपनियों से फ्यूल मिलना भी शुरू हो गया है। खबर की डिटेल्स देने के लिए हमारे साथ हैं संवाददाता दीपाली नंदा और सुमी चौधरी। दीपाली, स्पाइसजेट को जो राहत मिलती दिख रही है उसकी डिटेल्स क्या है? जो बिल्कुल नकदी संकट से जूझ रही विमानन कंपनी स्पाइसजेट के रिवाइवल के कयास देखे जा सकते हैं। आज सिविल एविएशन सेक्रेटरी से मिले पूर्व प्रमोटर अजय सिंह ने बकायदा एक रिवाइवल प्लान पेश किया है कि किस तरह से वो दोबारा से री इन्वेस्ट कर सकते हैं स्पाइसजेट जो अभी नकदी संकट से जूझ रही है। साथ ही हमें ये भी जानकारी मिल रही है सोर्सेज के हवाले से कि अजय सिंह ने उन कमियों को भी पॉइंट आउट किया है सिविल एविएशन सेक्रेटरी के सामने, जिसके चलते आज स्पाइसजेट की ये हालत हुई है। इसके अलावा एक फौरी राहत इस तौर पर भी देखी जा सकती है कि कैश एंड कैरी एग्रीमेंट के तहत तेल कंपनियों ने फ्यूल की सप्लाई शुरू कर दी है। कैश एंड कैरी एग्रीमेंट जो स्पाइसजेट ने 6 महीने पहले कंपनियों के साथ किया था, उसी तर्ज पर अब उन्हें थोड़ी राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन ये फ्यूल तभी सप्लाई किया जाता है कि जब वो कैश पेमेंट करते हैं और उसके एवज में उन्हें फ्यूल की सप्लाई की जाती है। अगर हम लॉन्ग टर्म बात करें तो फिलहाल जो ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हैं वो अपने उसी रवैये पर अड़ी हुई हैं कि जब तक बैंक गारंटी नहीं दी जाती है वो क्रेडिट को एक्सटेंड नहीं करेंगे। फिलहाल 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा की नकदी से जूझ रहा है स्पाइसजेट और अब कहा जाए कि फौरी राहत जरूर मिल रही है। सुबह से ही हम देख रहे थे कि अगर हम पैसेंजर्स की बात करें तो काफी दिक्कतों में दिखाई दे रहे थे। शाम 4 बजे के बाद कुछ रूट पर एयरलाइंस को शुरू किया गया है, लेकिन अभी भी कई सारे पैसेंजर्स ऐसे हैं जो टिकट काउंटर पर माथापच्ची कर रहे हैं अपनी फ्लाइट्स को लेकर। जी शुक्रिया दीपाली। इधर दिल्ली में स्पाइसजेट की कुछ उड़ानें जरूर शुरू हो गई हैं, लेकिन यात्रियों की मुश्किलें खत्म नहीं हो पाई हैं क्योंकि वो जहां जाना चाहते हैं उन्हें वहां तक की उड़ान ही नहीं दी जा रही है। औरंगाबाद जाने वाले यात्रियों को सिर्फ दिल्ली से मुंबई तक ही जाने की सुविधा मिल रही है, उसके आगे एयरलाइन कोई मदद करने को तैयार नहीं है। बॉम्बे का दिया टिकट और अब बॉम्बे से औरंगाबाद जाना बोल रहे उनको दे रहे नहीं हो टिकट भी, और वो बोल रहे बाय रोड तुम तुम्हारे हिसाब से जाओ।
पुणे के लिए रिक्वेस्ट करें, हम तो पुणे भी नहीं दे रहे हमको सीटों। पुणे के 2 सीट दे रहे, बॉम्बे 4 जाओ बोल रहे हैं, तो हम रिक्वेस्ट करके उनसे बॉम्बे के पूरे सीट लिए उनसे। रिक्वेस्ट भी किया कि हमारे साथ बुजुर्ग भी है, एग्जाम भी है बच्चों की, लेकिन वो कोई रिस्पांस नहीं दे रहे। वो बोले आप बॉम्बे चले जाओ और बॉम्बे से आप जो चार्जेस होंगे वैसा चले जाओ। और बाजार ने आज निचले स्तर से शानदार वापसी की, लेकिन लगातार 5वें दिन भी गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स निफ्टी आधे % तक टूटे। खराब ग्लोबल संकेत और एफआई बिकवाली से निफ्टी शुरुआती कारोबार में 8000 के मनोवैज्ञानिक स्तर के भी नीचे फिसल गया था। बाजार की इस रिकवरी में बैंकिंग, मेटल, ऑयल, गैस शेयर आगे रहे। बाजार की हाईलाइट्स अब बता रहे हमारे सहयोगी हेमंत घई। देखिए, दबाव में ही रहा भारतीय बाजार। जैसा कि आपने कहा, हाईलाइट के तौर पर आप जरूर देखना चाहेंगे कि एक बाउंस बैक देखने को मिला, लेकिन आप देखिए कुछ ऐसी खास तेजी नहीं हुई। ज्यादातर समय निफ्टी ने और सेंसेक्स ने लाल निशान में ही बिताए। जरूर थोड़ी सी खरीदारी देखने को मिली जब 8000 का स्तर निफ्टी में टूटा, लेकिन देखिए जो तेजी हुई उसमें मुश्किल से कुछ ही मिनट सेंसेक्स और निफ्टी हरे निशान में बने रहने में सक्षम रहे, लेकिन उसके बाद फिर गिरावट ही देखने को मिली है। तो कुछ खास ऐसी तेजी की बात आज भी बाजारों में नहीं थी। दरअसल एफओएमसी की बैठक कल होने वाली है और जो लोग मंदी में थे, जिन्होंने पैसा बन रहा था शॉर्ट रेट पर, उन्होंने जरूर आज कुछ मुनाफे को वसूल किया होगा उस बड़े इवेंट से पहले। रुपए में भी आज एक छोटी सी रिकवरी देखने को मिली, लेकिन फिर भी आप देखिए 100 डीएमए के नीचे ही जाकर निफ्टी ने आज क्लोजिंग दी है। चलिए बात करते हैं कुछ ऐसे स्टॉक्स की जहां पर आज अच्छी बढ़त देखने को मिली है। एसबीआई, ओएनजीसी, आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये कुछ बैंकिंग और ऑयल एंड गैस क्षेत्र के स्टॉक्स हैं जहां पर आज कुछ खरीदारी होती हुई दिखी, या फिर कहें एक बाउंस इन्होंने दिखाया है। कुछ और छोटे मझौले शेयरों में भी बाउंस देखने को मिला है जो काफी पिट चुके थे। जेपी एसोसिएट्स, खराब खबरों के बाद आज यहां पर उछाल देखने को मिला। हेवल्स, ये एक और ऐसा स्टॉक है जो काफी पिट चुका है। 20% से ज्यादा की गिरावट देखी गई थी जब से मैनेजमेंट ने खराब कमेंट्री दी थी। यूनिटेक में प्रेशर बना था, ये एक थोड़ा सा उछाल दिखाने में सक्षम रहा। सेसा स्टरलाइट पिटता जा रहा था क्योंकि मेटल शेयरों में गिरावट थी, यहां पर एक छोटा सा बाउंस देखने को मिला। लेकिन आप देखिए आईटीसी जैसे दिग्गज कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे थे। सन फार्मा, सिप्ला, ये तमाम स्टॉक्स थे जो गिरावट के साथ ट्रेड कर रहे थे। औरोबिंदो फार्मा में भी आज दबाव ही देखने को मिला है। और काफी लंबी लिस्ट है मिड कैप स्टॉक्स की जो आज प्रेशर में थी। सिंटेक्स, एनसीसी, सुजलॉन, ट्रेडर्स के फेवरेट स्टॉक दबाव में। पोलारिस, डीएलएफ, अपोलो टायर, ये तमाम स्टॉक्स हैं जिन्होंने आज लाल निशान के साथ ही क्लोजिंग की है। और अब सबकी नजर इसी बात पर है कि एफओएमसी की उस बैठक में क्या निकल कर आता है और फिर कल भारतीय बाजार और एशियाई के बाजार किस तरह से रिएक्ट करते हैं। सबकी नजर वहीं पर है। जानकारों के मुताबिक बाजार की ये गिरावट खरीदारी का बेहतरीन मौका है क्योंकि आगे चलकर बाजार में अच्छी तेजी दिखेगी। ये डिस्काउंट सीजन है तो वो नॉर्मली आप जाते हैं कि 2 पे 1 फ्री। हाँ, तो स्टॉक मार्केट भी आपको ऑलमोस्ट 2 पे 1 फ्री दे रहा है। आप लेते हैं ना, सेल में जाते हैं ना, वेट करते हैं कि यार दिसंबर आएगा या जनवरी महीना आएगा, उसमें सेल में जाके करेंगे। ये सेल चल रही है तो इज बिग सेल गोइंग ऑन। बिल्कुल मेरे हिसाब से तो अगले 5, 7, 10 दिन के लिए जो भी आदमी कैश पे बैठा है, इट्स अ राइट टाइम टू इन्वेस्ट। रिवर्सल शार्प होना ही है मेरे हिसाब से। ऑयल का भी रिवर्सल शार्प होना है। जिस हिसाब से ऑयल कम हुआ है, एक दिन में आप देखेंगे $5-10 की तेजी आएगी। अब वो कब आएगी मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं, पर आएगी जिस दिन वो $10 की तेजी आएगी। और वैसे ही स्टॉक के अंदर रिबाउंड होगा, उतना बड़ा होगा कि आप बैठे देखते रहें, क्योंकि आज के दिन पे सबको बेचना है, पर ये रिवर्सल जब होता है, जब सबको खरीदना है, क्या होगा। और डॉलर के मुकाबले 64 के करीब पहुंच चुका है रुपया। बताएंगे कमजोर रुपए के साइड इफेक्ट इस ब्रेक के बाद। बात करते हैं कच्चे तेल की, जहां पे हम देख रहे हैं कि कमजोरी बनी हुई है। खासतौर से अगर हम नाइमेक्स पे डालें नजर तो यहां पर आधे % से ज्यादा ही कमजोरी पे कारोबार हो रहा है। $55 के थोड़ा सा ऊपर हालांकि, लेकिन घरेलू बाजार में आप देखिए 1% की गिरावट के साथ $3537 के लेवल दिखाई दे रहे हैं। वहीं ब्रेंट हम देख रहे हैं लगातार $60 के नीचे ही बना हुआ है। रूस में आर्थिक परेशानी बढ़ रही है। वहीं चीन में भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में कमी आई है, जिससे कच्चे तेल की मांग को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। इसके अलावा अमेरिका में क्रूड का भंडार बढ़ने से बाजार पर दबाव है। कल एपीआई की रिपोर्ट आई थी जिसके मुताबिक अमेरिका में क्रूड का जो भंडार है करीब 19 लाख बैरल बढ़ गया है। वहीं आज वहां एनर्जी डिपार्टमेंट की रिपोर्ट भी आने वाली है।
रुपया आज गिरकर 13 महीने के निचले स्तर पर बंद हुआ। मजबूत डॉलर ने रुपए पर दबाव बनाया। चीन में ग्रोथ को लेकर चिंता और रूबल में जारी गिरावट से डॉलर तेज है। इसके अलावा कैपिटल आउटफ्लो बढ़ने से भी रुपए में नरमी आई है। शुरुआती कारोबार में रुपए 34 पैसे गिरकर 63.79 प्रति डॉलर के स्तर तक चला गया है, लेकिन बाद में ये 8 पैसे गिरकर 63.61 पर बंद हुआ। रुपए को संभालने के लिए आरबीआई के इंटरवेंशन की जरूरत पड़ी, लेकिन बाजार पर इसका ज्यादा असर नहीं हुआ। और एक महीने में रुपए में 2.5% तक का बड़ा करेक्शन देखने को मिला है और जाहिर सी बात है कि इस भारी गिरावट से कंपनियां भी अछूती नहीं रहेंगी। रुपए के असर को समझने के लिए हमारे साथ जुड़ रही है आवाज की रिसर्च एनालिस्ट पूजा त्रिपाठी। पूजा, कमजोर रुपए की वजह से किन कंपनियों को फायदा होगा और किन पर मार पड़ेगी? जी, जैसा कि हमने बताया अभी थोड़ी देर पहले कि रुपए में अपना 13 महीने के निचले स्तर पर पहुंच चुका है, तो इससे काफी सारे कुछ सेक्टर्स हैं जिनको फायदा होगा, कुछ सेक्टर है जिनको नुकसान भी होगा। जिन सेक्टर को फायदा होगा उसमें है फार्मा, आईटी जैसी कंपनी को यहाँ पर काफी फायदा होगा, क्योंकि रुपए में जो कमजोरी आती है उसका फायदा कंपनी के बॉटम लाइन में देखने को मिलता है, क्योंकि इनकी अर्निंग का काफी बड़ा हिस्सा डॉलर से आता है। तो इससे इन सभी कंपनियों को काफी फायदा मिलता हुआ दिखाई देगा। आईटी सेक्टर की बात करें तो टीसीएस, इन्फोसिस, HCL टेक जैसी कंपनियों को इससे फायदा होगा। फार्मा स्पेस में बात करें तो सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज जिसका कि यूएस में काफी ज्यादा एक्सपोजर है। डीवीज लैब कंपनी के ऊपर जो फॉरेन एक्सचेंज डेट है वो नहीं है, तो इसका फायदा कंपनी को मिलेगा। तो रुपए में जो कमजोरी आती है वो इन तमाम कंपनीज को इससे फायदा मिलेगा। जहां पर इसकी मार पड़ती हुई दिखाई देगी वो है कुछ सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जैसे कि आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल। यहाँ पर इन कंपनियों को कुछ नुकसान होगा, क्योंकि जो क्रूड ऑयल जो भी ये इंपोर्ट करते हैं उस पर जो प्राइस कंट्रोल, इसकी वजह से ये अपना जो बर्डन है वो कंज्यूमर पर ट्रांसफर नहीं कर पाते, तो इसकी वजह से इन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को कुछ नुकसान होता है। इसके अलावा जो कंपनी है जिनका कि इस पर फॉरेन डेट काफी ज्यादा है, कुछ पावर और मेटल कंपनीज जैसे कि टाटा पावर, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील जैसी कंपनी है जिनका कि फॉरेन डेट काफी ज्यादा है, तो इन कंपनियों को नुकसान होता है। इसके अलावा ऑटो कंपनीज और एविएशन में भी कुछ कंपनीज है जिनको कि यहाँ पर रुपए की जो कमजोरी होती है उसका इन कंपनियों पर नुकसान पहुंचता है। तो कुल मिला के जो कंपनी इंपोर्ट कर रही हैं उस पर इनको नुकसान पड़ेगा, लेकिन आईटी फार्मा जिसका कि एक्सपोर्ट पर ज्यादा एक्सपोजर है वहां पर इन कंपनियों को फायदा मिलता है। शुक्रिया पूजा। आगे बढ़ते हैं। पैसों की किल्लत से जूझ रही रेलवे ने निवेश आकर्षित करना काफी दिलचस्प तरीका इसके लिए खोज निकाला है। अब रेलवे के क्लाइंट्स ही रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में मदद करेंगे। अब बदले में हिसाब चुकता होने तक कंपनियां रेलवे को किराया नहीं देंगी। साथ ही रेलवे कस्टमर फंडेड एग्रीमेंट के जरिए निवेश को बढ़ावा देने की तैयारी कर चुकी है। चलते हैं अपनी संवाददाता दीपाली नंदा के पास इस खबर की अपडेट के लिए। दीपाली, बताएं क्या जानकारी है आपके पास और कितना कारगर होगा ये नया तरीका? रेलवे में निजी निवेश बढ़ाने के लिए रेल मंत्रालय एक नया फंडा अपनाने जा रहा है। कस्टमर फंडेड एग्रीमेंट के जरिए रेलवे की अब कोशिश है कि प्राइवेट प्लेयर्स को ज्यादा से ज्यादा खींचा जाए ताकि रेलवे की जो आर्थिक स्थिति है उसमें सुधार लाया जा सके। हमें जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक इस नए एग्रीमेंट के तहत पीएसयू जैसे एनटीपीसी, कोल इंडिया, लॉजिस्टिक पार्क और पोर्ट्स कंपनियों को प्राथमिकता दी जाएगी कि वो लास्ट माइल कनेक्टिविटी को ध्यान में रखते हुए रेलवे लाइन बिछाने में इन्वेस्टमेंट करें। यानी कि अक्सर देखा जाता है जितनी भी माइनिंग कंपनियां हैं या फिर अगर हम पोर्ट्स की बात करें तो उन्हें अपना कंसाइनमेंट डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए काफी दिक्कत होती है, क्योंकि नेटवर्क वहां पर रोड या रेल से जुड़ा हुआ नहीं होता है। अब उसी को ध्यान में रखते हुए रेल मंत्रालय के नया कॉन्सेप्ट लेकर आ रहा है कि जो पोर्ट्स या माइनिंग एरिया से जो डेस्टिनेशन तक कंसाइनमेंट पहुंचाना है और उसके बीच में जो रेलवे लाइन बिछाई जाएगी उसके लिए प्राइवेट प्लेयर्स को लैंड एक्विजिशन का पूरा प्रोसेस रेलवे की तरफ से क्लियर करके दिया जाएगा। लेकिन रेलवे लाइन बिछाने का जो खर्च होगा वो प्राइवेट कंपनियां खुद अपनी जेब से खर्च करेंगी। लेकिन ये खर्चा, ये जो इन्वेस्टमेंट है, ये जो पूरा खर्चा है इसे इन्वेस्टमेंट के तौर पर देखा जा रहा है, जिसे रेलवे रिफंड भी करेगी और वो भी 5% डिविडेंड इंटरेस्ट के साथ। यानी कि कोई भी कंपनी जो रेलवे में इन्वेस्ट करती है लाइन बिछाने में उसे एक अच्छा रिटर्न भी दिया जाएगा। फिलहाल हमें जो जानकारी मिल रही है एनटीपीसी और कोल इंडिया लिमिटेड के साथ
साथ इस बाबत बातचीत भी शुरू हो चुकी है और एनटीपीसी अगर ये एग्रीमेंट को लॉन्च किया जाता है और अच्छे से इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है तो खुद सिर्फ एनटीपीसी से ही 2200 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आने की उम्मीद है रेलवे को। साथ ही साथ अगर हम कोल इंडिया लिमिटेड की बात करें तो 1000 करोड़ रुपए का निवेश इस एग्रीमेंट के इस नए फंडे के जरिए रेल मंत्रालय के पास आ सकता है। और हमें ये भी जानकारी मिल रही है कि जल्द ही इसे ऑनलाइन कर दिया जाएगा अगले 10 से 15 दिनों में। और यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लौटेंगे जल्द ही ताजा खबरों के साथ। बने रहिए हमारे साथ। और कैबिनेट ने जीएसटी बिल को मंजूरी दे दी है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को जीएसटी के दायरे में लाने की मंजूरी मिल गई है। हालांकि शुरुआती कुछ सालों में केंद्र टैक्स लगाने का हक राज्यों को देगा। साथ ही रियल एस्टेट रेगुलेटर बिल भी टल गया है। पूरी खबर के लिए चलते हैं हमारे ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय के पास। लक्ष्मण, क्या खबर निकल कर आ रही है? देखिए, यहाँ पे जो दो महत्वपूर्ण मुद्दे थे उनमें से एक प्रस्ताव को टाल दिया गया है, जैसा कि आपने कहा रियल एस्टेट रेगुलेटर बिल। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लंबे समय से करीब 10 साल से जिस बिल का इंतजार था जीएसटी का, उसका पहला चरण एक तरह से क्लियर हो गया है और कैबिनेट ने जीएसटी लागू करने के लिए संविधान संशोधन बिल की जरूरत थी, उस बिल के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही जिन विषयों पर, जिन सामानों पर राज्य सरकारें टैक्स लगाती हैं, उन पर अब टैक्स लगाने का अधिकार केंद्र को हो जाएगा। दो चीजों को छोड़ करके, ये टोबैको और अल्कोहल को छोड़ करके। पेट्रोलियम प्रोडक्ट को लेकर थोड़ी सी मामला अलग है। यहाँ पे यह है कि राज्य सरकारें ड्यूटी लगाएंगी लेकिन जीएसटी के दायरे में रहेगा। तय समय के बाद केंद्र सरकार इस पर ड्यूटी लगाएगी। दूसरा जो महत्वपूर्ण प्रावधान है वो ये है कि एंट्री टैक्स को भी जीएसटी के दायरे में शामिल किया गया है। तीसरी बात कि जो भी जीएसटी लागू होने से राज्यों को नुकसान होगा, उस नुकसान की भरपाई करने के लिए जीएसटी कंपनसेशन फंड बनेगा। उस फंड की व्यवस्था और इसके प्रावधान सभी जीएसटी संविधान संशोधन बिल में ही शामिल किए जा रहे हैं, ताकि राज्यों को इस बात का भरोसा रहे कि हमें अगर कोई नुकसान होता है तो इसकी भरपाई की जाएगी। इन प्रावधानों के सहित जीएसटी से जुड़े संविधान संशोधन बिल को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। अब इसे सदन में रखा जाएगा तो फिर स्टैंडिंग कमेटी के पास जाएगा। बहुत संभावना है कि बजट सत्र में सरकार इसे पारित करना चाहेगी। क्लियरली यही मकसद है कि इसी सत्र में पास हो जाए। लेकिन साथ ही एंट्री टैक्स भी यहाँ पे जीएसटी में शामिल किया गया, ऐसी खबरें आ रही हैं। क्या डिटेल्स है इसको लेकर? जी बिल्कुल, एंट्री टैक्स को लेकर काफी जद्दोजहद चली थी। राज्य सरकारें बार बार ये कह रही थी कि एंट्री टैक्स को जीएसटी में शामिल ना किया जाए, क्योंकि कई राज्यों के आमदनी का एक बड़ा हिस्सा होता है एंट्री टैक्स। लेकिन यहाँ पे सूत्रों से पता चला कि सरकार ने इसे जीएसटी में शामिल करने का ही फैसला लिया है और केंद्र ने इसके एवज में जो राज्यों को समझाया वो तर्क ये दिया कि जब हम आपको जीएसटी कंपनसेशन फंड बना रहे हैं और जीएसटी से होने वाले नुकसान की भरपाई की संवैधानिक गारंटी दे रहे हैं, तो फिर आप नुकसान की चिंता क्यों करते हैं? अलग अलग टैक्स को अलग रखेंगे तो फिर जीएसटी का जो मूल मकसद है कॉमन मार्केट बनाना, वो मूल मकसद से जीएसटी भटक जाएगा। इन दो तर्कों के आगे राज्य सरकारों के पास कोई जवाब नहीं था। अंततः राज्य सरकारें काफी सहमत हो गई कि ठीक है, आप एंट्री टैक्स को रखिए, लेकिन जो नुकसान होगा उसकी भरपाई आप करिएगा। इन्हीं शर्तों के साथ एंट्री टैक्स को भी जीएसटी में शामिल करने का फैसला लिया गया है। जी लक्ष्मण, अब इसकी इस शीतकालीन सत्र में पास होने की कितनी संभावना या उम्मीद है, या फिर तय है कि अगर इसको पास होना है तो बजट सत्र तक ही जाएगा? नहीं, इसको शीतकालीन सत्र में इसको सरकार न तो पारित कराना चाहेगी और न ही पारित होने की संभावना है, क्योंकि अभी इसे दोनों सदनों से पारित होना होगा और दोनों सदनों को पारित होने का अभी वक्त नहीं है। सबसे दूसरी बात कि इसको स्टैंडिंग कमेटी के पास भी जाना पड़ेगा। स्टैंडिंग कमेटी से सिफारिश आने के बाद फिर इस पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। तो इस सत्र में सरकार का मकसद सिर्फ ये है कि किसी तरह इस सत्र में इस बिल को टेबल कर दिया जाए, पेश करने के बाद स्टैंडिंग कमेटी के पास भेज दिया जाए, ताकि कुछ एक समय रहे रिपोर्ट देने के लिए, फिर बजट सत्र की एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर इसे पेश किया जाए। जी लक्ष्मण, बने रहिए हमारे साथ। इस बीच क्रेडाई के प्रेसिडेंट इलेक्ट गीतांबर आनंद भी हमारे साथ मौजूद है। रियल एस्टेट रेगुलेशन बिल की उम्मीद की जा रही थी इस कैबिनेट की बैठक में, गीतांबर जी, वो तो टल गई है। किस तरह का इम्पैक्ट है, कितनी जरूरत थी इसको इसकी रियल एस्टेट इंडस्ट्री में? देखिए, जरूरत तो है इस बिल की इंडस्ट्री में, और हम लोगों ने इस बिल को, जो इसका पुराना फॉर्मेट था, उसमें कुछ ऐसे मुद्दे थे जिनके होने से इस बिल की वजह से कुछ और आप मानिए करप्शन ब्रीड होने की संभावनाएं थी। उन मुद्दों को हमने सरकार के सामने रखा, हमने कंज्यूमर्स के सामने भी रखा, और वो हमसे सहमति में थे कि ये मुद्दे बदले जाने चाहिए। जैसे कि एक आर्बिट्ररी कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, मानिए हमारा प्रोजेक्ट 80% कंप्लीट है और अगर रेगुलेटर को मैलिफाइड इंटरेस्ट है तो उन्होंने उठा के अगर हमारी सारी रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल कर दी,
तो इसमें कंज्यूमर भी सफर करता है, हम भी सफर करते हैं। दूसरा एक मुद्दा जो बहुत जरूरी था वो ये था कि भाई आप इसमें ये एस्क्रो वाला जो मुद्दा था, ये भी हमने इनको कहा कि जो हमारा पूरा पैसा होता है उसमें जमीन का भी एक हिस्सा होता है, प्रॉफिट का भी हिस्सा होता है, इसलिए सारे पूरे अमाउंट का 70% एस्क्रो करना एक अनफेयर चीज है। जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है उतना एस्क्रो किया जाए और उसको इंडस्ट्री एक्सेप्ट भी करती है। आई थिंक उसको भी एड्रेस कर रहे हैं इस मुद्दे को। और तीसरा और जो बहुत ही ज्यादा जरूरी मुद्दा था वो ये था कि जो सैंक्शनिंग अथॉरिटीज हैं, जैसे अर्बन लोकल बॉडीज हैं, उनके पास हमको बिल्डिंग कंप्लीट करने के बाद दोबारा जाना पड़ता है बिजली की कनेक्शन देने के लिए, पानी की कनेक्शन देने के लिए, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट लेने के लिए। महाराष्ट्र में तो हर प्लिंथ, हर स्लैब पे जाना पड़ता है प्लिंथ सर्टिफिकेट लेने के लिए। अगर इन सैंक्शंस इन सर्टिफिकेट्स में, इन सैंक्शंस में देरी हो जाए तो आपका पूरा प्रोजेक्ट इस वजह से भी डिले हो सकता है। तो इसलिए हमने सरकार से दरख्वास्त की थी और हमारे साथ कंज्यूमर फोरम के जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो भी सहमति में थे कि भाई ये इन अर्बन लोकल बॉडीज को भी आंसरेबल करना चाहिए इस बिल के अंदर, कि ये इन सर्टिफिकेट्स को देने में देरी ना करें। एक कंप्लीट तैयार प्रोजेक्ट है, उसके अंदर लोगों को रहने के लिए ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट के बगैर हम दे नहीं सकते पोजेशन, इसलिए उनको भी इसका एक हिस्सा बनाना बहुत ज्यादा जरूरी था। तो फिलहाल तो ये बिल टल गया है। शुक्रिया गितावर जी हमसे बात करने के लिए। और सीबीडीसी के पूर्व चेयरमैन एसके मजुमदार अब हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। अगर हम जीएसटी की पहली बात करें तो इसका पहला स्टेप जो है, पहला चरण है, वो तो पार हो गया है, लेकिन रियलिटी में आने तक कितनी मुश्किलें सामने आपको नजर आ रही है और या कितनी आसानी से हो पाएगा? अभी तो हेलो जी हाँ, वो तो बहुत पहले सबसे बड़ा जो मुश्किल का काम था वो तो निकल गया अभी। तो मेरे ख्याल से जो प्रधानमंत्री जी ने जो टारगेट दिया है 1 अप्रैल 2016 में लाने के लिए, ये तो अब बहुत सहज हो गया। क्योंकि अभी जो नेक्स्ट जो इसका ये मतलब निकला कि राज्य और केंद्र दोनों मिलकर बनाया। एक दफे जब कंसेंसस जब हो जाती है, आगे वाला बात तो बहुत जल्दी निकल जाता है। पहले अगर कंसेंसस नहीं होता है तभी ना प्रॉब्लम आता है, समस्या आते हैं। तो इसलिए हमें लग रहा है कि अभी वो 2000 जो बाकी जो यह है वो ब्यूरोक्रेटिक एफिशिएंसी से और टेक्नोलॉजी लेके वो खबर हो जाएगा। पॉलिटिकल विल का जो मामला था वो तो सॉल्यूशन आ गया है, तो बहुत बढ़िया हुआ। तो लेकिन यहाँ पे जो ताजा अमेंडमेंट शामिल किए गए हैं, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? जैसे कि यहाँ पे एंट्री टैक्स को जीएसटी में शामिल किया गया है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को तय समय तक के लिए बाहर रखा गया, लेकिन आगे चल के इंक्लूड कर लिया जाएगा। जो नए प्रपोजल्स डाले गए हैं वो आपको क्या सही लगते हैं? आप उनसे सहमत हैं? नहीं, देखिए जो सर्कमस्टेंसेस है इसमें तो यही सही है, क्योंकि पहले से बता रहे हैं सब लोग कि ये बेस्ट जीएसटी पहले ही नहीं आएगा, पहले गुड जीएसटी आएंगे, धीरे धीरे उसको बेस्ट बनाने का कोशिश जारी रहेगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो एक अच्छी चीज हुआ है कि बाद में 1 साल या 2 साल बाद जब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को लाने के लिए तय कर लेंगे केंद्र और राज्य, तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जाने का जरूरत नहीं, ये हमें जानकारी मिला है। अगर ये हुआ तो बहुत ही बड़ा बात है कि फिर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जाने का जरूरत नहीं है, ये हो जाएगा। तो मेरे ख्याल पे एक साल अगर चलेगा, राज्य भी समझ जाएंगे कि ये अच्छी चीज है, तो सब मान जाएंगे। कुल मिलाकर जो सबसे बड़ा इसका लॉक जैम रहा है कि राज्यों और केंद्र के बीच में जो झगड़ा था वो कुछ हद तक सुलझता हुआ नजर आता है। शुक्रिया मजुमदार जी हमसे बात करने के लिए। और हमारे साथ है केपीएमजी इंडिया के सीईओ टैक्स एंड हेड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स सचिन मेनन। मेनन जी, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। आपका पहला रिएक्शन, पहला स्टेप या पहला चरण तो क्लियर हो चुका है, लेकिन जैसे हमारे ब्यूरो चीफ भी कह रहे थे, विंटर सेशन में आना मुश्किल है, बजट सेशन में कोशिश करनी पड़ेगी। जिस तरह की स्थिति इस वक्त पार्लियामेंट में है, आपको लगता है कि यहां से रास्ता आसान होगा? Well, see this, I think the latest news is that the cabinet clears this, and today, tomorrow or day after, this will be presented in the winter session itself. Okay. Maybe passing of the bill will happen during the budget session, but bill will be introduced in this session. That's what is the indication I am getting. It's a very good news for the Indian society and the industry as well, because this is not just a fiscal reform, it is also a social and economic reform. तो इनका फायदा पूरा जनता का होगी, and I feel that this is one of the great
reform which has happened in this century. So one of the significant reform happened this century, and this would help to project India as a destination for the Make in India campaign as well as an investment destination. जी, आपको लगता है कि करंट फॉर्म जो है जीएसटी बिल का उसी में इसको लागू कर देना चाहिए, खासतौर से जिस तरह से राज्यों को हो रहे नुकसान की बात चल रही थी, जो कि बहुत बड़ा इशू भी था, उसके लिए कॉम्पेंसेशन फंड यहां पर बनाने की बात की गई है। क्या ये सही सोल्यूशन लगता है? क्या करंट फॉर्म जो है जीएसटी बिल का वो बिल्कुल ऐप्ट लगता है आपको? I understand that in this amendment bill, the government has agreed to make a provision for the compensation in the constitutional amendment bill itself, thereby confirming that there no chance of any flip-flop between the state and center in terms of the compensation. This means that in the finance bill every year, central government have to make a provision for this compensation, so that this will be a certainty that the state will receive their share of compensation every year. So I think that issue of loss of revenue for the state is taken out, because the central government guarantees that whatever may be the loss which would happen would be compensated for the first 5 years. शुक्रिया मैनन जी हमसे बात करने के लिए। तो एक बहुत बड़ा स्टेप, कम से कम पहला स्टेप तो लिया गया है, पहला चरण जैसे लक्ष्मण बता रहे हैं हम जीएसटी को लागू करने में, और कम से कम जो 2016 की टारगेट है शायद वो अब आसान नजर आ रही है। बिल्कुल, चलिए इसी के साथ वक्त हो गया एक ब्रेक लेने का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि कैसे बेहतर बनेगा वित्त मंत्री अरुण जेटली का अगला बजट। देखिए आईकैन इन्वेस्टमेंट के अनिल सिंघवी और बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के जन्मजय सिन्हा के बिग बजट आइडियाज इस ब्रेक के बाद। बॉल करने के लिए, और ये अंकुश ने बॉल किया, और ये सनी ने दादू के घर में जॉय और तुपा ऐसे ही घर के नीचे खेला करते थे। बाबा बॉल दो ना, बॉल दो ना। अनिमा के गुजरने के बाद मैंने बड़ी मेहनत से इन दोनों को पाला है। इट वॉज टफ बट आई नेवर गिव अप। जॉय न्यू जर्सी में रहता है, काफी साल हो गए, और तुपा मेरी बेटी सिडनी में। शी इज मनी मैन, मनी वुमन। बेटा कार्डियोलॉजिस्ट, बेटी इन्वेस्टमेंट बैंकर। आई एम प्राउड ऑफ देम। चलो, दे आर हैप्पी, आई हैव नो रिग्रेट्स। Don't leave them when they are old, because they didn't leave you when you were young. बजट को अभी वक्त है, लेकिन बिजनेस न्यूज में लीडर आपके चहेते चैनल सीएनबीसी आवाज की तैयारी शुरू हो गई है। रोजाना हम मार्केट, इंडस्ट्री, इकोनॉमी के बड़े जानकारों से आइडिया जुटा रहे हैं ताकि वित्त मंत्री का बजट बने बिल्कुल सॉलिड और देश करे तरक्की। तो कौन से है वो बिग बजट आइडियाज जो आने वाले बजट को बना सकते हैं और बेहतर? इसी पर आईकैन इन्वेस्टमेंट के चेयरमैन अनिल सिंघवी और बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के एशिया पैसिफिक चेयरमैन जन्मजय सिन्हा से चर्चा की हमारे संपादक संजय पुगलिया ने। सरकार के मन में शायद ये बात है कि हम इफिशियंसी के कारण, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के कारण, बेटर टारगेटिंग के कारण पैसा बचा लेंगे, लेकिन मोदी जी लगातार कहते रहे हैं कि तिजोरी पर, सरकारी तिजोरी पर गरीबों का हक है। मूल रूप से वो सब्सिडी के पक्ष में है। आप दोनों विशेषज्ञों की राय मुझे सब्सिडी के बारे में चाहिए। इस बजट में आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे अरुण जेटली जी से? देखिए क्या हुआ है कि 2009 से जब ये सब्सिडी हम लोग का 1.4 से 2.36% पहुंच गया था, और फिर 2.3, 2.4 के साथ था ऑफ जीडीपी जी, और अब जो है पहली बार 1.99% आया, तो 1.5% टारगेट करना अच्छी बात रहेगी। इसमें ऑलरेडी डीजल पर तो इन लोग ने स्टेप्स ले चुके हैं, वो अच्छी बात भी है कि जब 110 से $60 तक आ गया है तो वो अच्छी बात है। और अब ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, हमको लगता है वो मोदी जी का गोइंग डायरेक्ट जो है
both to the population in terms of messages or in terms of money transfer. ये अच्छी बात है. आधार कार्ड को अभी और बढ़ावा देना चाहिए और जितना हद तक हम लोग डायरेक्टली दे सकते हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर और ये मेसी सब्सिडी स्ट्रक्चर को रिस्ट्रक्चर कर पाए, उसमें अच्छी बात है. मगर ये 6 महीने में नहीं होने वाला. ये सब्सिडी स्ट्रक्चर जो है इंडिया में थोड़ा टाइम लगेगा बदलने में, मगर ये बेसिक आइडिया जो है कि हम लोग डायरेक्ट जाएं और डायरेक्टली दे पाएं आदमी को, ये बहुत अच्छी बात है. जी अनिल सिंघवी जी, आप और क्या सुझाव देना चाहेंगे बिग आइडिया के तौर पर अरुण जेटली जी को? दूसरा, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन. अगर आप देखें तो हमारे पास में प्लेथोरा ऑफ टैक्सेस हैं. अब जीएसटी होने से तो बहुत अच्छा काम ये होगा कि जो आज के दिन पे सेल्स टैक्स या दूसरे जो लोकल टैक्स है वो निकल गए. पर आप दूसरी तरफ चलते देखें तो प्लेथोरा ऑफ टैक्सेस हैं. अभी बीच में पार्थर श्रोम की अगर रिपोर्ट देखें आप, उसके बाद वापस एफबीटी वगैरह लेके आने, हम किस देश में रह रहे हैं और किस जमाने में रह रहे हैं. तो मेरे ख्याल से ऐसे जो श्रोम कमीशन है जो है, मैं इनका कोई बहुत गुणगान करने वाला इंसान हूं नहीं. आप बेसिक टैक्सेशन और सिंपल टैक्सेशन करिए. और दूसरा एक मुद्दा मेरे लिए और है कि एक सिंप्लीफाई टैक्सेशन, एंड सेकेंडली व्हाई डोंट यू कम आउट विद ए 5-year टैक्सेशन पॉलिसी एंड प्लान कि ये 5 साल आपके लिए होगा. हर साल आप आगे पीछे उसको करते रहे. सरचार्ज लगा दिया, सरचार्ज निकाल दिया. किसकी कहां जरूरत है आपको? आप एक पॉलिसी ला के ये 5 साल के लिए पॉलिसी, मैं इसके ऊपर कोई टाइम वेस्ट ही नहीं करूंगा. अगले साल बजट की एक्सरसाइज पे दूसरे मुद्दों पे काम होगा, टैक्सेशन के ऊपर कोई काम नहीं होगा. बिकॉज दे वांट टू से. आपका बड़ा सुझाव है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों टैक्स पे 5 साल का स्टेबल रिजीम अनाउंस करें. अगर आप जीएसटी कर रहे हैं, जो इतना बड़ा मुद्दा कर रहे हैं, उसके ऊपर आप कहेंगे मिडिल रेट 16 है, उसके ऊपर छोटे मोटे एग्जाम्पशन हो सकते हैं. वही चीज इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्सेस होती है, न कि आज पान पराग पे बढ़ा दिया, कल जूतों पे कम कर दिया, कल तीसरे पे और कम कर दिया. क्या हम और दुनिया भर को हम क्या बता रहे हैं कि 200 रुपए के नीचे के कम जूते होंगे तो 6% पे होगा, 200 के ऊपर होंगे तो 12 होगा. अच्छा, प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री दोनों की अगर बातें सुने तो दोनों फिलोसॉफिकली ये लगातार कहते रहे हैं कि टैक्स रेट कम होना चाहिए, उससे टैक्स की वसूली दरअसल बढ़ती है. इसका मतलब ये नहीं कि हम बजट से कोई अगले बजट के बारे में इंडिकेशन निकाल लें, लेकिन अगर वो फिलोसॉफिकली इस राय को मानते हैं तो क्या ये माना जा सकता है कि इनकम टैक्स के फ्रंट पे दोनों के लिए, इंडिविजुअल के लिए भी और कंपनियों के लिए भी, कोई मेजर रिडक्शन आप देखते हैं? क्योंकि इस बार दूसरे पैसे उठाने के बहुत बड़े बड़े तरीके हैं, तो जो ऑब्सेशन है कि बस इनकम टैक्स से ही पैसे लेके आने हैं, ये कम होने की संभावना होना चाहिए. बीजेपी हमेशा इस चीज पे काम करती है, ये पहले भी करती है और अभी भी करती आई है कि टैक्सेशन रेट जैसे कम होगा, कंप्लायंस ज्यादा होगी और कलेक्शन ज्यादा होगा. और दूसरा बात संजय जी एक और है कि हमारे पास में कई सारे एग्जाम्पशंस लगा रखे हैं. अगर आप देखें तो इफेक्टिव कॉर्पोरेट टैक्सेशन रेट इज बिन अबाउट 22-23%. तो हम उनको निकाल दें तो लिटिगेशन सारे कम हो जाएंगे, कोई एग्जाम्पशन का इंटरप्रिटेशन खत्म हो जाएगा और आप उसको 25% पे ले आए. वैसे भी आप 22 के ऊपर इकट्ठा कर नहीं रहे, तो 30 और सरचार्ज करके मीनिंग नहीं है जब आप एग्जाम्पशन सारे दे दिए और सारे का इंटरप्रिटेशन है. और दूसरा मुद्दा सबसे बड़ा ये है, आप जो बात करें कि वोडाफोन के हिसाब से कि रेट्रोएक्टिव नहीं होना चाहिए और बाहर का आदमी क्या सोचेगा. मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं कि आज आपका और मेरा इनकम टैक्स असेसमेंट जो कंप्लीट हो चुका है 8 साल के बाद में भी खोला जा सकता है. तो ये टेररिज्म नहीं है क्या? तो वोडाफोन को बोले कि नहीं हम आपका कभी रेट्रोएक्टिव नहीं करेंगे, पर आप और हम जो देशवासी हैं जो रोज टैक्स देते हैं उनके लिए ये सुविधा नहीं. ये आखिरी टची इशू है जन्मेजय जी. अब दुनिया भर के इन्वेस्टर से आप बात करते हैं, सब लोगों ने बड़ी तारीफ की कि ये सरकार आई है, देश में बदलाव आ रहा है, अच्छे दिन आ जाएंगे, मेक इन इंडिया करना चाहिए. लेकिन अभी भी जब उनका सीईओ कहता है कि हम भारत में इन्वेस्ट करें, तो सीएफओ कहता है कि देखिए टैक्स के बारे में और उनके रेगुलेशंस के बारे में मैं गारंटी नहीं दे सकता हूं, तो आप जरा इसको सोच लो. क्या अभी भी वो इंटरेस्टेड तो हैं, लेकिन कुछ पक्का एश्योरेंस चाहते हैं? और क्या बजट उसका एक ओकेजन होगा, जहां तक अभी इन्होंने जिक्र किया रेट्रो टैक्स का या रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी का? देखिए, मैं 2 चीज से सहमत हूं, एक चीज से बिल्कुल सहमत नहीं हूं जो सिंघवी जी बोले. हम लोग के टैक्स रेट्स बहुत अच्छे हैं. फ्रांस में तो 75% पे पहुंचे हुए, यूएस में हम लोग के टैक्स रेट हम लोग से हायर है, तो हमको 30% पे कोई तकलीफ नहीं है. ये इससे मैं कंप्लीटली सहमत हूं कि एग्जेम्पशन मत दो, सिंप्लीफाई कर दीजिए और प्रिडिक्टेबल रखिए. वो तो मैं मानने के लिए तैयार. मगर एक चीज समझने में हम लोग हरदम चूक कर देते हैं कि भारत में बिजनेस करना डिफिकल्ट क्यों है. ये सवाल हम लोग नहीं पूछते और हम लोग बड़ा फ्लिपेंट और मैं बोल रहा हूं स्टूपिड आंसर देते हैं. इसमें बात ये है कि भारत सरवाइव कैसे किया. जब पाकिस्तान को देखिए, अफगानिस्तान को देखिए, नेपाल को देखिए, म्यांमार को देखिए, बांग्लादेश को देखिए, वो तो सेम कंट्री के थे. तो ये जो सरवाइव किया है, इससे देखना पड़ेगा कि ये कॉम्प्लेक्स इश्यूज है और टैक्स में सिंप्लीफाई करना ठीक है, मगर ज्यादा अभी घटाने के लिए
हमको ठीक नहीं लगता। बिल्कुल। तो यहां पर लगातार हम जिन विशेषज्ञों से बात कर रहे हैं जो हिंदुस्तान की इकोनॉमिक एक्टिविटी में मीनिंगफुली ऑक्यूपाइड हैं, न कि इस तरह के आइडियाज की बड़े बड़े काम कुछ भी अनरियलिस्टिक ढंग से सुझा दिए जाएं, तो टैक्स रिजीम को सिंप्लीफाई करना, जीएसटी के बारे में क्लियर रोड मैप, चूंकि अब सहमति बन गई है तो वो लेकर के आना, एग्रीकल्चर पर टैक्स का एक विचार और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक फंड बनाने की बातचीत, साथ ही साथ एसेट मोनेटाइजेशन पर भी हम लगातार बात कर रहे हैं। और सूटी जैसे शेयर बेचने का डिमांड लगातार हमारा पुराना आइडिया है, लेकिन हम एक नए बिग आइडिया के साथ अपने विशेषज्ञों के साथ फिर आपके सामने रख रहे हैं। आज के शो में इतना ही, कल एक नए विषय पर फिर चर्चा होगी। नमस्कार, आप सब लोगों का बहुत धन्यवाद। और बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप एशिया पैसिफिक के चेयरमैन जमजय सिन्हा और आईकैन इन्वेस्टमेंट के चेयरमैन अनिल सिंघवी के साथ ये पूरी चर्चा आप देख सकते हैं आज रात 10 बजे। और आतंकवाद से लड़ाई के लिए एकजुट हुए पाकिस्तान के राजनीतिक दल, आतंकवाद से लड़ाई के लिए तैयार की कमेटी, पूरी खबर इस ब्रेक के बाद। पाकिस्तान में हुए आतंकवादी हमले ने वहां की राजनीतिक पार्टियों को एकजुट कर दिया है। आज पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और उनके प्रतिद्वंदी इमरान खान ने एक ही मंच से आतंकवाद की निंदा की। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने आतंकवाद से लड़ने के लिए कमेटी बनाने का ऐलान किया। इस कमेटी में सभी पार्टियों के नेता और खुफिया एजेंसी के लोग शामिल होंगे। नवाज शरीफ सरकार ने आतंकवादियों को फांसी की सजा देने का रास्ता भी साफ कर दिया। पाकिस्तान सरकार ने आतंकवाद के मामलों में फांसी पर से प्रतिबंध हटा लिया है। वहीं पाकिस्तान की आर्मी ने तालिबानी के नेता मुल्ला फजलुल्लाह को अफगानिस्तान से पाकिस्तान लाने की मांग की है। तमाम सियासी जमातों की तरफ से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुश्तरका लाएअमल तैयार करने और अमली जद्दोजहद में शिरकत की पेशकश को भी सराहता है कि तमाम पार्लिमानी जमातों, सियासी जमातों के नुमाइंदों पर मुश्तमिल एक कमेटी वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान की क़यादत में 7 दिन के अंदर अंदर नेशनल प्लान ऑफ एक्शन तैयार करे। ये कभी भी एक वन साइडेड मिलिट्री एक्शन अकेला नहीं जीत सकती। ये एजेंसीज ने, ये पुलिस का काम नहीं, हम ब्लेम गेम शुरू हो जाती है। ये टाइम है और जो जिस तरह का हादसा हुआ है कि बच्चों की कोल्ड ब्लडेड किलिंग, इसमें सब हम इकट्ठे हैं। मैं इसलिए आया हूं, हमारी इख्तिलाफात एक तरफ, इस इशू के ऊपर इकट्ठे। इधर पाकिस्तान में आतंकी हमले के बाद भारत सरकार भी हरकत में आ गई है। गृह मंत्रालय ने सर्कुलर जारी कर सभी राज्यों को स्कूल्स और मॉल्स की सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। पेशावर के आर्मी स्कूल में हुए तालिबानी हमले में मारे गए 132 स्कूली बच्चों के गम में देश भर के सभी निजी और सरकारी स्कूल्स में 2 मिनट का मौन भी रखा गया। स्कूल्स में मौन रख बच्चों ने आतंकी हमले के शिकार बच्चों को श्रद्धांजलि दी। उधर लोकसभा में स्पीकर सुमित्रा महाजन ने शोक प्रस्ताव पढ़ा और उसके बाद सभी सांसदों ने कुछ देर के लिए मौन रखा। संसद ने इस बर्बर घटना की कड़े शब्दों में निंदा की। कल 132 मासूमी स्कूली बच्चों और 9 अन्य लोगों की निर्दयता के साथ हत्या कर दी गई। सारे विश्व ने इसकी निंदा की है। हमारी सरकार ने तुरंत कड़े शब्दों में इस आतंकवादी हमले की निंदा की। जब प्रधानमंत्री जी ने इस कायरानापूर्ण आतंकी हमले को निरर्थक, अवर्णनीय, निष्ठुर हरकत कहा, उस समय वो समूचे देश की भावना को व्यक्त कर रहे थे। और लोकसभा में पास हुआ कंपनी कानून संशोधन बिल, देश में आसान होगा बिजनेस करना। और वाइब्रेंट गुजरात समिट से पहले राज्य के कॉर्पोरेट से मिली मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल। पूरी खबर इस ब्रेक के बाद।
आर्थिक सुधारों के मोर्चे पर सरकार को एक और कामयाबी मिली है। कंपनी संशोधन बिल लोकसभा में पास हो गया है। वित्त और कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्री अरुण जेटली ने सदन में संशोधन प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि देश में बिजनेस का माहौल आसान बनाने के लिए कंपनी बिल में संशोधन जरूर है। कैबिनेट ने इसी महीने की शुरुआत में बिल को मंजूरी दी है। हालांकि अभी इसका राज्यसभा के पास होने बाकी है। नए नियमों के तहत न्यूनतम पेड अप शेयर कैपिटल की शर्त खत्म कर दी गई है। साथ ही कंपनी बंद होने जैसे मामलों की सुनवाई 3 की बजाय 2 सदस्यों वाली बेंच करेगी। नए कानून के तहत डिपॉजिट लेने पर कंपनी को सजा मिलेगी। नए कानून में डिविडेंड को लेकर भी नियम बदले जाएंगे। 4 kinds of changes which we are making. One is with an intention for ease of doing business. The other is drafting errors. The third is oversight. And the fourth is some provisions which are ex facie oppressive to an environment to do business. गुजरात सरकार वाइब्रेंट गुजरात समिट को हिट बनाने और राज्य के लिए निवेश खींचने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने आज गुजरात के 200 से ज्यादा कॉर्पोरेट दिग्गजों से मुलाकात की। इस बैठक में अदानी ग्रुप के ईडी प्रणव अदानी, कैटला के चेयरमैन पंकज पटेल, टोरेंट ग्रुप के सुधीर मेहता, अरविंद ग्रुप के सीएमडी संजय लाल भाई और रसना के सीएमडी फिरोज खंबाता शामिल हुए। आनंदीबेन ने इन कॉर्पोरेट्स को वाइब्रेंट गुजरात समिट में आने का न्योता दिया और गुजरात में निवेश बढ़ाने पर भी चर्चा की। आवाज एट 9 में फिलहाल इतना ही। कल आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।